तो चलिए प्रश्न देखते हैं। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? हल का मत है सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है हल के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। सीखना या अधिगम? तो सीखना जो है, अधिगम व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन में विकास भी होता है। जैसे कि शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। पहले वो माता के स्तन का दूध पीना सीखता है, उसके बाद ध्वनि और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूखे रहने पर वो रोना सीखता है ताकि माँ उसे दूध पिला दे। बोतल द्वारा दूध पिलाने पर वो निप्पल मुंह में कैसे ले वो सीखता है। फिर माता पिता एवं रिश्तेदारों को पहचानना सीखता है, उन्हें पुकारना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है। और सीखने की प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है। इसलिए मानव अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की प्रक्रिया में विराम की अवस्था कभी नहीं आती। मतलब वो कभी भी ज़िंदगी, जब तक उसकी ज़िंदगी है, उसके जीवन में सीखना चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। तो आप लोग ये ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों को जो पेपर आने वाला है डीएलएड का, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, बाल विकास और सीखने की विधि प्रतिक्रिया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अति लघु के 15 प्रश्न आते हैं, तो हम वही सब लेकर आए हैं और आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। जैसे कि भाषा विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं ध्वनि। जब बच्चे ध्वनियों को ठीक से नहीं बोल पाते हैं तब उनकी बोली को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे दूसरों के साथ बातचीत कम होता है। तो एक ये भी कारण है। दूसरा कारण है, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। जैसे कि बोलने के जो अंग है उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, बच्चों में कोई बीमारी या कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या आ गई, तो वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो उनमें भाषा विकास नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो इसका उत्तर है, जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो कितने नियमों की चर्चा की है? 3 नियम कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है तत्परता का नियम, नंबर 2 है अभ्यास का नियम और नंबर 3 है प्रभाव का नियम। तो तत्परता के नियम में क्या है? ये नियम ये बताता है कि जब सीखने वाला किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वो जल्दी सीखता है। हम कुछ सीखने जाते हैं और हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग बिल्कुल तैयार है, हमारे अंदर बहुत जोश, आत्मविश्वास है, तब हम वो चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और दूसरा है अभ्यास का नियम। ये बताता है कि अभ्यास करने से उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है और अभ्यास ना करने से वह कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ का हम अभ्यास, कोई चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डांस सीखना चाह रहे हैं, हमें डांस नहीं आता, तो हम रोज़ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ अभ्यास करेंगे, तो हम वो चीज़ सीख जाएंगे जल्दी। और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो चीज़ हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि फिर वो अभ्यास ना करने से सीखने की जो क्षमता होती है अभ्यास, तो वो कमज़ोर हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है तो उस क्रिया को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है, और यदि अप्रिय परिणाम मिलता है तो उस क्रिया को करने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं कुछ सोच के कि हमें ये काम करना है और इसका हमें इस तरह से मतलब फल मिलेगा, ठीक है,
तो अगर हमें हमारा मन मुताबिक वो चीज़ें कोई काम करने पे वो चीज़ें मिल जाती है, तो दूसरी बार अंदर से और जोश आ जाता है कि हाँ, हम ये दोबारा भी कर सकते हैं। हमारे अंदर ये हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। तो ये है थार्नडाइक के 3 नियम। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो उत्तर क्या है इसका? बाल विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता। जैसे कि विभिन्न अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्था में जो बालक का विकास है एक जैसा नहीं होता कि जो विकास शैशवावस्था में हो रहा है वही विकास किशोरावस्था में भी हो रहा है। सारी अवस्थाओं में विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं। तो अवस्था सिद्धांत क्या है? बालक के जो विभिन्न अवस्थाएं उसमें बांट देते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं कि किशोरावस्था में किस तरह का विकास होता है, शैशवावस्था में बालक का विकास किस तरह से होता है, या जो भी है। जबकि प्रक्रिया सिद्धांत ये बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांट कर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब प्रक्रियाओं के आधार पर बांट कर उसके विकास की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई बच्चा है जो अपने बाल्यावस्था में बहुत अच्छा डांस कर रहा है या बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, या कोई बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसकी भविष्यवाणी हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर भविष्य में जाकर एक अच्छा डांसर बन सकता है, या ये बच्चा आगे भविष्य में जाकर एक सिंगर बन सकता है, या ये बच्चा पढ़ाई में तेज़ है तो आगे जाके कलेक्टर, ऑफिसर कुछ बन सकता है, या कोई बच्चा है अगर कोई क्रिकेट में बहुत तेज़ है, बहुत ही अच्छी रुचि रखता है, तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर कि ये बच्चा भविष्य में एक क्रिकेटर बन सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या है? शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। शैशवावस्था में बालक को जो भी शिक्षा दी जाती है, जैसे कि नैतिकता का, भाषा का, आचार विचार का, बात करने के तरीके, ये सारी शिक्षा भविष्य में उसके विकास की नींव जैसा कार्य करती है। देखिए, शैशवावस्था एक ऐसा समय होता है जब हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर अध्याय शुरू होता है। शैशवावस्था में ये वो समय होता है जब हम अपने माता पिता की गोद में खेलते हैं और खुद को खो देते हैं और अपनी पहली चीज़ें सीखते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे जीवन के आधार और मूल्यों को निर्धारित करते हैं। और शिक्षा की दृष्टि से भी मानव जीवन में शैशव काल का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, बाल्यावस्था में पहला है क्या है? बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती है। प्रौढ़ होने लगती है तो मतलब क्या है? क्योंकि इस अवधि में संवेदी विकास होता है और मस्तिष्क इन संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करके विकसित होता है। दूसरा क्या है? बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं ये है। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ। तो उत्तर देखिए, पहला क्या है? बालक के ज्ञान का विकास होता है। और दूसरा क्या है? बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। बालक के ज्ञान का विकास होता है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है संचार माध्यम से। ये संचार माध्यम के 2 लाभ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। अधिगम मतलब सीखना, बाल विकास में सीखने की और सम्मेलन व विचार गोष्ठी की विधि।
तो उत्तर क्या है इसका? अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का जो अधिगम है वो अच्छा हो सकता है, मतलब छात्र के सीखने की जो विधि है वो अच्छी हो सकती है। इस विधि में क्या होता है, कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जैसे कुछ विद्वान मिलकर कोई समस्या होती है तो उसके समाधान ढूंढते हैं। तो बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन विचार गोष्ठी विधि तो ये है, आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। उसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर है इसका, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 पर क्या है, शारीरिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास की तीव्रता बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है। मतलब जो बालक होता है, शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं उसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है, बालक की लंबाई भी बढ़ती है और वज़न भी बढ़ता है। शरीर के अन्य अंगों मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। प्रथम 3 वर्षों में लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों जैसे मांसपेशियों का भी तीव्र गति से विकास होता है। दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता है कि अपरिपक्वता। इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। मतलब शैशवावस्था में शिशु जो होता है, ठीक है, 1 से लेकर 3 वर्ष तक उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन उतना भी तेज़ी से नहीं होता है कि जो वयस्क होने पे हो जाए, समझ रहे हैं आप। तो वो अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वो धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा ही परिपक्व होता है। जैसे कि जो शैशवावस्था में बालक की जो बुद्धि होती है वो बच्चों वाली बुद्धि होती है, तो उसका जैसे धीरे धीरे पालन पोषण किया जाता है तो वो अच्छे से परिपक्व हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है इसका, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वो काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में। जैसे बाल्यावस्था ख़त्म होता है तो हमारा किशोरावस्था शुरू होता है, और किशोरावस्था ख़त्म होता है तो प्रौढ़ावस्था शुरू होता है। तो प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ और शुरुआत में और बाल्यावस्था के अंत में जो वो समय होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, समायोजन क्या है? समायोजन क्या है? उत्तर क्या है इसका, गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। तो समायोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वो समायोजन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक विकास क्या है? तो इसका उत्तर क्या है, सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास व्यक्तियों और पूरे समाज की भलाई को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो सामाजिक विकास हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो इसका उत्तर है, आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में आता है। प्रश्न नंबर 68, कल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभव को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होते उसे नवीन रूप से संगठन करके सजाकर स्मरण किया जाता है।
कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। कल्पना मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो वास्तविकता में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मूवीज़ देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, जैसे उसमें एक डिस्क्लेमर भी लिख कर आता है कि ये काल्पनिक कथा है, तो वहाँ जो भी स्टोरी रहती है वो सब काल्पनिक रहती है। मनुष्य के दिमाग में वो सारी कल्पना चलती रहती है। तो और जो कल्पना माइंड में चलती है उसको सृजनात्मक मतलब अच्छे ढंग से सजावट के साथ पेश करना, निर्माण करना। तो कल्पना हो गया, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है? 2 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, हम ये जो उत्तर लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ के बता रहे हैं, उसके अलावा भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा भी। जैसे इस पे लिखा हुआ है, शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तन एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है, अथवा व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया से गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। जैसे शारीरिक विकास का अध्ययन, शारीरिक विकास, स्वस्थ शरीर, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक कौशल के विकास, सामाजिक कौशल एवं संवर्धन और जीवन भर स्वस्थ आदत अपनाने में मदद करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको समाज में एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान मिलती है। जैसे कि आप देखते हो कि लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, योग करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो आकर्षक दिखते हैं। समाज में भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं, लोग उन्हें देखना भी पसंद करते हैं। और स्वास्थ्य शरीर पर और मानसिक अवस्था पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो उसका मन अच्छा है, उसका मस्तिष्क भी बहुत ही अच्छा रहता है और अच्छे से वो उसके अंदर काम करने की रुचि आती है। तो शारीरिक विकास के अध्ययन के जो कारण हैं वो कारण हम आपको बताते हैं। तो पहला कारण है स्वस्थ शरीर का निर्माण। जैसे स्वस्थ शरीर का निर्माण शारीरिक शिक्षा मजबूत और लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है, जो विभिन्न बीमारियों और मौसम की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो जैसे मौसम होता है, मौसम बदलता रहता है, सर्दी या गर्मी फिर बरसात, तो उसमें हमारा जो शरीर है उसमें बदलने के लिए, उसमें एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। शारीरिक गतिविधियों से चिंता और तनाव कम होता है। एंडोफ्रिन स्रावित होते हैं जो अवसाद से लड़ने में सहायक होते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसको बढ़ावा मिलता है और एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह बहुत कम होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे कारण हैं। कौशल विकास, शारीरिक गतिविधियों में समन्वय, संतुलन। जैसे शरीर अगर स्वस्थ है तो आप आकर्षक भी दिखोगे और आपके अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी आती है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है जीन प्याजे ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो बालक में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो कल्पना शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज़ें सोचना जो वास्तव में नहीं है। तो भाषा ज्ञान का विकास करके, जैसे भाषा और ज्ञान का विकास करके अगर हम उनको ज्ञान देंगे और उनको भाषा, उनको बोलना आएगा, समझना आएगा, तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। दूसरा, कहानियाँ या कथाएँ, हम उनको नई नई कहानियाँ, कथाएँ सुनाएंगे तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम बताए हैं? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम जो है ये थॉर्नडाइक के हैं। इसको आप लोग अच्छे से विस्तार में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या है इसका?
बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। अगर बच्चे अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे समाज में वातावरण, उनके आसपास का जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है, तो उनकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखो लोगों के बीच में रखेंगे तो उस बच्चे की बुद्धि भी उन्हीं लोगों के बराबर होगी। अगर वही बच्चा जो गली कूचे में, झोपड़े में जो गाली देने वाले लोग रहते हैं, अगर हम वहाँ रखते हैं तो वही बच्चा बड़ा होकर या बाल्यावस्था में उसके अंदर विकास आ जाएगा गाली देने की। तो दूसरा जो है, व्यक्तित्व पर अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वातावरण का उसके व्यक्तित्व पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई बच्चा ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ लोग गालियाँ देते हैं तो उसके व्यक्तित्व पर बस यही असर पड़ेगा, उसको गालियाँ देना अच्छा आएगा, उसको बात करने की तमीज़ नहीं रहेगी, और उसको बोलने का ढंग नहीं रहेगा। अगर उसी बच्चे को हम एक अच्छे वातावरण में रखते हैं, एक अच्छे स्कूली माहौल में रखते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसको बोलने का ढंग आएगा, उसको बात करने की तमीज़ आएगी, और समझने की शक्ति आएगी, लोगों का आदर करने का, आदर और सम्मान करने की जो तर्क शक्ति है वो भी आएगी। तो वातावरण का व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर है, बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इन सारी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो उत्तर है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो बाल विकास के पक्ष ये हैं आपके सामने, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जो हमारा शारीरिक विकास है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है? जैसे कि वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब वंश, ठीक है, जीन्स जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं जो जन्म से ही उनके अंदर कुछ शारीरिक कमी है, शारीरिक विकास में कोई कमी है, जैसे कि अगर कोई अंधा है या कोई लंगड़ा है या किसी माँ बाप के अंदर बहुत सारी बीमारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये होती है कि उसका बच्चा भी जब वो पैदा होगा तो उसके बच्चे में भी कुछ ना कुछ लक्षण आएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा है वातावरण, शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है वो एक वातावरण भी है। अगर बच्चे का जो वातावरण है वो अच्छा रहता है तो शारीरिक विकास बच्चे का बहुत अच्छा होता है। तीसरा है पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन, विटामिन से भरपूर भोजन अगर हम बच्चों को खिलाते हैं तो उस पर शारीरिक विकास पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से होता है। तो चौथा है अभ्यास और खेल कूद। अगर बच्चा अभ्यास करता है, खेल कूद करता है, समाज में अच्छे अच्छे बच्चों के साथ खेलता है, अच्छे बच्चों के साथ मतलब अच्छे खेल खेलता है, तो उसके शारीरिक विकास पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पाँचवा है निद्रा और विश्राम। अगर बच्चे की नींद पूरी हो रही है, उसको आराम मिल रहा है, तो बच्चे का शारीरिक विकास पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेल कूद, निद्रा और विश्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है, संवेग 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, भय और प्रेम 3 प्रकार के संवेग होते हैं। जो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? तो बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा है, शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक, और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। 11 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक मानी जाती है, और 5 वर्ष तक, जन्म से लेके 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानी जाती है। तो ये सभी आपके क्वेश्चन हो गए अधिलघु के, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वापस